अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर आकिल हुसैन। मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर आकिल। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा उसके प्रॉब्लम्स को हम हल करने जा रहे हैं। जो हीट है हमारा फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी नए भाई या बहन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे जो पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैंने सिर्फ डेटा बनाई हुई है। ठीक है, सिर्फ डेटा बनाने के बाद मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। यहाँ आप जो है अपने बुक का 38 पेज खोल कर प्रॉब्लम आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रॉब्लम है वो है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है 98.4 फारेनहाइट। अगर उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो वो कितना होगा। तो सिंपली यहाँ पर मैंने जो सिंपल फार्मूला आपको बताया था, जो हमने लिखा भी था पीछे, हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फिजिक्स के जितने भी फार्मूले हैं वो चैप्टर नंबर 1 के, उसका मैंने एक पूरा सा वीडियो बनाया था जिसमें आपको सारे फार्मूले मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ यूज होंगे, और सारे इन फार्मूलों पर ही हम अपने ये सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है उससे पहला प्रॉब्लम निकला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे किया, आप देख सकते हैं ये जो 5 है ये यहाँ चला गया। ठीक है, और C जो है वो यहाँ रह गया, और 9 जो है वो नीचे से पहले ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर F की जगह पर मैंने पुट कर दिया है 98.4। ठीक है, और माइनस कर दिया 32। अब हमारे पास जो मतलब जो आंसर आया है वो ये आया है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होगा नॉर्मल वो कितना होगा सेंटीग्रेड में, वो होगा 36.88 सेल्सियस। ठीक है, ये एक हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। अब इसका जो है प्रॉब्लम जो है मतलब प्रॉब्लम नंबर 1 के जो है वो 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमें क्या बताना होता है कि मतलब फारेनहाइट में अगर कितना टेम्परेचर है तो सेल्सियस में कितना होगा। सही है, अब दूसरे में क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर जो सेल्सियस है, सेल्सियस और फारेनहाइट, मतलब फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड यानी मीट करेंगे, यानी इन दोनों की कोई कॉमन पॉइंट बताएं जहां पर ये दोनों आकर मिलेंगे। ठीक है, तो इस पर मैंने डेटा बनाए हुए। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि मतलब एट व्हाट टेम्परेचर डू द फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स कोइंसाइड। ठीक है, अब ये हमारा प्रॉब्लम है, उसका जो है हमने डेटा बनाया हुआ है। डेटा में मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि लेट जो हमारा फारेनहाइट है वो किसके इक्वल है, सेल्सियस के, और ये दोनों किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो वैल्यू चाहिए किसी ना किसी की जहां पर वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली वो वैल्यू किस में चाहिए, फारेनहाइट में या सेल्सियस में, हमें चाहिए वो सेल्सियस में। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सेल्सियस रख दिया है, और फार्मूला जो मैंने पीछे आपको बताया था वही वाला सेम फार्मूला रीअरेंज करके यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने फारेनहाइट माइनस 32 रख दिया है और वही फार्मूला, लेकिन यहाँ पर मैंने सेल्सियस की जगह पर एक्स रख दिया है और यहाँ पर मैंने फारेनहाइट की जगह पर एक्स रख दिया है। अब ये वाला 9 जो है ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये देखें ये बाकी हमारे पास जो रह गया वो यहाँ पर मैंने रख दिया है, इससे 5 को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, मतलब ये देखें ये 9 यहाँ आ गया और ये जो 5 है x से मल्टीप्लाई हो गया और माइनस 32 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 160। ठीक है, अब ये यहाँ पर 5 जो है वो पॉजिटिव का है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 5 गए भाई, कितने बचे 4, तो 4x इज इक्वल्स टू माइनस 160। ठीक है, तो अब ये 4 जो है यहाँ पर कर रहा है मल्टीप्लाई, जब यहाँ से आएगा तो ये आकर यहाँ पर किया इसने डिवाइड, तो
तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है x इज इक्वल्स टू -40 सेंटीग्रेड। मतलब -40 सेंटीग्रेड पर जो है आपको फारेनहाइट की और सेल्सियस की जो रीडिंग होगी वो सेम मिलेगी। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 2 प्रॉब्लम नंबर 1 का। उसके बाद जो है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 है जो हमारा वो है a steel rod has length of exactly 0.2 centimeter at 30 centigrade. What will be its length at 60 centigrade? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमारे पास एक रॉड है जिसको हमने मेजर किया है और इसकी जो लेंथ है मतलब L1 है, ओरिजिनल जिसकी लेंथ है वो कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 है हमारे पास वो 30 है और T2 पर इसकी लेंथ जो होगी वो L2 क्या होगी, मतलब फाइनल लेंथ क्या होगी फाइनल टेम्परेचर पर T2 पर इसकी L2 मतलब लेंथ क्या होगी। बेसिकली यहाँ पर एक कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या है जो हमारे पास स्टील इसने दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो अल्फा है ये किसकी है लीनियर एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन का यहाँ पर फार्मूला लगेगा। लीनियर एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था उसका फार्मूला ये था डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा L1 इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी रीअरेंज करवाया था फार्मूला कि अगर आपको फाइनल लेंथ चाहिए तो फिर आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने ये यहाँ पर आपको फार्मूला जो है वो ड्राइव करवाया था। जैसे यहाँ पर L2 माइनस L1 था तो यहाँ पर L जो है वो माइनस का था, यहाँ जाकर जो है मतलब अटैच हो रहा था इससे तो प्लस का हो जा रहा था। ठीक है, तो प्लस का हो रहा था तो यहाँ से हमने कॉमन निकाली थी L को हमने कॉमन निकाल लिया है और 1 प्लस अल्फा डेल्टा T ये वाला फार्मूला जो है ये हम L2 के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर करना क्या है हमें सिर्फ और सिर्फ फार्मूला तो लग गया लेकिन अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको सिंपली जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा L1 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 प्लस 11 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 30 सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो है ये चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 है। बेसिकली देखिए आप T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है T2 माइनस T1 ठीक है, अब T2 जो है हमारे पास वो है 30 माइनस 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर मैंने 30 सेंटीग्रेड पुट कर दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हमें ये वाली जो पैरेंथेसिस है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम इस पे आएंगे। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया, इसके बाद इसको प्लस किया। ठीक है, पैरेंथेसिस में जो पहले मल्टीप्लाई में था पहले उसको किया, उसके बाद क्या किया इसको 1 से प्लस कर दिया, उसके बाद मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास जो फाइनल जो आंसर आ गया L2 का वो है 0.20066 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो भी पूरा हो गया। उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें कह रहा है फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन aluminium sphere of 0.4 meter radius when it is heated from 0 to 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब करना क्या है कि चेंज फाइंड करनी है किसमें वॉल्यूम में। ठीक है, पहले जो है उसका टेम्परेचर जो T1 है वो 0 सेंटीग्रेड है और उसको हम 100 सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हैं। उसका जो रेडियस है वो क्या है 0.4 मीटर। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, अब सही है। तो अब जो है इसका रेडियस बताया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है। यहाँ हमें फाइंड क्या करना है T1, लेकिन यहाँ पर V1 नहीं दिया गया। ठीक है, V1 जो है वो इसने नहीं दिया, V1 हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले V1 फाइंड करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं जो है इसका वॉल्यूम है पहला वो बताया गया हमें। ठीक है, वो कितना है मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो है वो फार्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 4/3 रख दिया है और यहाँ पर पाई की वैल्यू और यहाँ पर जो उसका रेडियस है उसकी वैल्यू उसको उसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.268 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा।
उसके बाद जो है ये तो हमारा आ गया V1, ठीक है। V1 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो उसकी जो वैल्यू हमारे पास आ गई। बेसिकली प्रॉब्लम में तो हम डायरेक्ट ये तो नहीं ना फिट करेंगे 4/3 पाई r³, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना एक प्रॉपर, इसीलिए हमने एक प्रॉपर वैल्यू फाइंड कर ली जिससे हम सम में यूज कर सकें, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारे पास जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन आपको पता है कि वो 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा होगा, ठीक है। मैंने आपको ये प्रूफ करवाया था। तो जो बीटा होगा बेसिकली ये हो क्या रहा है कि ये मतलब है ये जो है ये लीनियर एक्सपेंशन का जो मतलब एल्यूमिनियम है उसकी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो है वो लीनियर एक्सपेंशन में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब होती है ना हर एक किसी ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है, तो इस वजह से हम अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा बीटा इज इक्वल टू मतलब ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सॉरी कोफिशिएंट नहीं लेकिन एक लीनियर एक्सपेंशन का जो है, अगर मतलब एल्यूमिनियम में लीनियर एक्सपेंशन होती तो उसका जो वैल्यू होना था वो ये होना था, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो 3 डायमेंशनल है, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं 3 यूज कर रहे हैं, बाकी हर एक चीज सेम रहेगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो होगा 7.2 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये क्या है कांस्टेंट है, किसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बीटा V1 डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है सिंपली आपको करना है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट। यहाँ पर बीटा की जगह पर आप लिख दें 7.2 इंटू 10⁵ इंटू 0.2, ठीक है 68 सॉरी, ठीक है 68, जो हमने ये वाला वैल्यू फाइंड किया था V1 वाला, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये वाला हमने स्पेसिफिक वैल्यू ढूंढ लिया है, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करके सम करके निकाल लिया है। अब सिर्फ हमको करना क्या है ये वाला वैल्यू सिर्फ प्रॉब्लम में हमें फार्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको फार्मूला बताया था इसका और जो चेंज इन टेम्परेचर होगा इसमें वो कितना होगा 100, क्योंकि 0 से 100 तक जा रहा है, तो 100 जो होगा T2 होगा और 0 जो होगा वो T1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा 100, यहाँ पर मैंने 100 रख दिया है और ये 0.268 रख दिया है, और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आएगी वो आएगी चेंज इन जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास कितना होगा 0.0019 मीटर क्यूब, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम जो हमें दिया गया था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। ऊपर हमने क्या फाइंड किया है, ऊपर हमने फाइंड किया है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो हमें ऊपर नहीं दिया गया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या फाइंड किया है V1 फाइंड किया है, V1 की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है उसकी वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 हो गया। उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। आइए पढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है कि केल्विन में इसने हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करो। तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट दे रहा है, क्या कांस्टेंट दे रहा है के जो है हमारे पास ये हमें कांस्टेंट दे रहा है। ये बेसिकली जो वैल्यू लिखी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये किसकी वैल्यू है के की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है आपको कि ये जो n इज इक्वल्स टू m/m है ये क्या है, ये बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं हम, मतलब गैस है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली जो n होता है वो किसके इक्वल होता है n/Na, तो n/Na इज इक्वल्स टू m/m, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ जो है वो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, मतलब यहाँ पे हमें बोल रहा है ना कि कितना है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल कितना है एक है, एक मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास जो मतलब नीचे क्या रखा है Na क्या है एवोगेड्रो नंबर है। एवोगेड्रो नंबर क्या है 6.02 इंटू 10⁻23,
ठीक है। और हमारे पास जो आपको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में मतलब H2 होता है, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 1 + 1 = 2। तो मैंने यहाँ पर इसका मोलर मास जो रखा हुआ है वो 2 रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इससे हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली फाइंड करना है इसका हाइड्रोजन का मास। ठीक है, मतलब ये m हमें फाइंड करना है, स्मॉल m फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो m = 3.32 × 10⁻⁻14 ग्राम। अब हमें क्या करना है, अगर इसको हमने रखा हुआ है ग्राम में, लेकिन अब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो होगा 3.32 × 10⁻⁻27। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 ऐड कर देना है, पावर में जो इसका एक्सपोनेंट है उसमें आप 3 ऐड कर दें, +3 कर देंगे तो यहाँ पर ग्राम की जगह पर ये केजी बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसका फार्मूला लगाएंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी = √3 kT अपान में हमारे पास m आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है वो वहां पर ही पड़ा रहेगा। मैंने आपको ऊपर एक कांस्टेंट बताया था किसका, k जो हमारे पास है उसकी वैल्यू लिखी हुई है 1.38 × 10⁻⁻23 इंटू जो हमारे पास केल्विन टेम्परेचर है 800, वो मैंने रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके नीचे जो है वो m है। m जो है हमने फाइंड किया हुआ नंबर ऑफ मोल से मॉलिक्यूल से। ठीक है, ये हमने फार्मूला लगाकर m जो हमारे पास m है वो मैंने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, वो मैंने रख दिया यहाँ पर kg में। ठीक है, 3.32 × 10⁻⁻27 वो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब जब इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद इसका अंडर रूट निकालेंगे, उसके बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो होगा 3158.5 मीटर पर सेकंड। मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी कितने टेम्परेचर पर, 800 केल्विन पर। उसके बाद जो है हमारे पास वो है प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 के जो है यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है ए और दूसरा बी। तो यहाँ पर जो पार्ट ए में हमें बोल रहा है कि हाँ, तो हमारे पास पार्ट ए क्या है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 सेंटीग्रेड एंड एट 50 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, आइडियल गैस की जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसके 2 पार्ट्स हैं बेसिकली, ये एक पार्ट और ये भी जो है ये एक पार्ट में शुमार होता है, और यहाँ पर जो 2 लिखे हुए हैं ये 2 पार्ट में शुमार होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या कांस्टेंट है, 3.18 × 10⁻⁻13, ये के की वैल्यू है। ठीक है, मैंने आपको जो है प्रॉब्लम नंबर 4 में भी बताया के की वैल्यू, और यहाँ पर भी बता रहा हूँ के की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम नंबर 5 है उसके जो है वो 2 पार्ट्स हैं। मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर जो 5 है उसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक है ए और दूसरा बी। तो यहाँ पर जो ए है उसमें हमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 सेंटीग्रेड एंड एट 50 सेंटीग्रेड। मतलब हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी बतानी है 0 सेंटीग्रेड पर और 50 सेंटीग्रेड पर। अगर मैं 0 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कर रहा हूँ केल्विन में, तो हमारे पास टेम्परेचर जो होगा वो होगा 273। और अगर हम इसको 50 सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं केल्विन में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 323 केल्विन। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है हमारे पास के 1.3 × 10⁻38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो सॉल्यूशन जो है हमारे पास पार्ट 1 का वो है, उसके जगह पर जो है हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो है 3/2 kT। तो यहाँ पर जो है मैंने के का आपको वैल्यू बता दिया है, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट जो है ये वाला वैल्यू पुट कर देना है। और टेम्परेचर जो है हमारे पास वो क्या है, वो हम सिंपली पहले वाला यूज कर रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट जो है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट जो पार्ट है उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो टेम्परेचर हमें 0 सेंटीग्रेड इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम 0 सेंटीग्रेड इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जवाब क्या आता है 0। इसीलिए हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है।
और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी, मतलब पार्ट 1 की, वो होगी 5.65 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी कौन से टेम्परेचर पर, एट 50 सेंटीग्रेड, मतलब 50 सेंटीग्रेड पर हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, अब ये देखें, यहां पर वही सेम वाला फार्मूला, सारी चीजें सेम, कांस्टेंट भी सेम, सिर्फ हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करना है। वहां हमने रखा था, यहां पर हमने रखा है 273, यहां पर हमें यूज करना है 323। ठीक है, तो सिंपली यूज करना है। यूज करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 6.68 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, ये हमारा जो है पार्ट 2 क्लियर हो गया। मतलब पार्ट जो था, पार्ट ए में भी दो पार्ट्स थे। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नंबर जो 5 है उसके दो पार्ट्स हैं, एक है ए और दूसरा बी। और अब जो ए में है वो दो पार्ट्स हैं, ठीक है, और बी में भी ऐसे ही हमारे पास दो पार्ट्स होंगे। तो बेसिकली पहले तो हमें C1 वाली एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी, उसके बाद हमको C2 की जो है मतलब 50 सेंटीग्रेड वाली वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास बी है उसमें कह रहा है हमें व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इस टेम्परेचर पर आइडियल गैस की पर मॉलिक्यूल पर, यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हर एक मॉलिक्यूल की, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये इसका पार्ट बी है, और बी पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं। टेम्परेचर दोनों का सेम रखा हुआ है। पहले जो है हमारे पास 0 सेंटीग्रेड था, पिछले पार्ट में भी, इस पार्ट में भी 0 सेंटीग्रेड है, और T2 जो हमें बताया गया मतलब दूसरे के लिए, पार्ट बी के लिए, वो 50 सेंटीग्रेड बताया गया, जबकि पिछले वीडियो मतलब पिछला जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें भी हमें 50 सेंटीग्रेड बताया गया था। तो सिंपली इसको हमने केल्विन में पहले ही कन्वर्ट करके रखा था। तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे जनरल गैस इक्वेशन वाला कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू है वो है R इज इक्वल्स टू 8.314। ठीक है, और यहाँ पर जूल आ गया। ठीक है, ये क्या है, वैल्यू है किसकी, R की। R जो होता है ना हमारे पास कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमें करना क्या है कि हमें जो है काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड करनी है। 3/2, यहाँ पर K था, हमने सिर्फ K को हटाकर यहाँ पर R रख दिया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि 3/2 इंटू 10, यहाँ पर इंटू लिख देना है, और यहाँ पर जो है ये R की वैल्यू रख दी। R के बाद जो है 0 सेंटीग्रेड का जितना भी केल्विन में होता है वो हमने रख दिया है। मैंने आपको इसका रीज़न बताया था कि यहाँ पर हम केल्विन में बेसिकली टेम्परेचर रख क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सेंटीग्रेड में रखेंगे तो ये 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा, और 0 सेंटीग्रेड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए हमें 0 रखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने वैल्यू इसकी पुट की हुई है केल्विन में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकल रही है, पर मोल निकल रही है, वो है 3402 जूल पर मोल। ये हमारा आंसर हो गया पार्ट ए का। उसके बाद है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में सिंपल आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की चेंजेस करनी है, जहां पर हमने जैसा पिछले पार्ट में किया था, पिछले जो पार्ट ए था उसमें किया था, वैसे ही यहाँ पर हमें करना है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंजेस करनी है, बाकी हर एक चीज ओके लगी पड़ी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो होगा हमारे पास 3/2 RT होगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू सेम रख दी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ T की वैल्यू चेंज कर दी है। वहां पर हमने यूज किया था 273, और यहाँ पर हमें यूज क्या करना है, 323। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 4026 जूल पर मोल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था। उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें बोल रहा है कि हाँ, a 2 kg iron block is taken from a furnace where its temperature was 650 centigrade
and placed on a large block of ice at 0 centigrade. Assuming that all the heat given up by an iron is used to melt the ice, how much ice is melt? तो बेसिकली यहाँ पर जो M1 है वो हमें M2 जो है इसका हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये बेसिकली ये प्रॉब्लम है किसका, ये प्रॉब्लम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने आपको पढ़ाया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था कि हमारे पास जो है वो सॉलिड मैटर जो होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, मतलब मेल्ट होकर सॉलिड से लिक्विड में आता है, मतलब अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि कोई भी गर्म ब्लॉक है, आयरन का गर्म ब्लॉक है, ठीक है, 2 किलो का, उसको हमने रख दिया है आइस के ऊपर, ठीक है। मतलब आइस का जो टेम्परेचर होगा वो तो 0 सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, उसके ऊपर हमने रख दिया है। अब ये बोल रहा है कि आप अज्यूम करें कि एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में जा ही नहीं रही, जितनी भी हम एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है, वो लगी हुई है, जितनी भी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस में लगी हुई है, वो आइस को मेल्ट करवा रही है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करवा रही है, और एनर्जी कहीं भी जाया नहीं हो रही, ठीक है। हमको ये इमेजिन करवाना है। बेसिकली जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वो आप अगर देखें तो स्टेटमेंट में ही आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो M1 है, मतलब ये क्या है, आयरन ब्लॉक है। आयरन ब्लॉक का मास कितना है, 2 kg। और T1 जो हमारे पास टेम्परेचर, यानी जो आयरन का ब्लॉक है वो पड़ा किस पे हुआ था, फर्नेस पर, जिसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, 650 सेंटीग्रेड। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है M2, मतलब जो आइस कितनी मेल्ट हुई है वो हमें फाइंड करनी है। और जो हमारे पास T2 है वो है 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड क्यों होगा, क्योंकि आइस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आयरन रख दी है, ठीक है, जो है 499.8 जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैंने आपको बताया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो क्या होती है कि सॉलिड से कोई भी चीज़ अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या थी कि कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो किसकी, आयरन की, वो क्या है, 336,000, ठीक है। ये जूल पर केजी, ये हमारे पास जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी है, आयरन की है, नहीं सॉरी आइस की है। आइस चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड में कौन चेंज हो रहा है, आइस चेंज हो रहा है ना, इसीलिए ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी है, आइस की है, ठीक है। तो सिंपली हमने किया क्या है, यहाँ पर किया है फार्मूला रीअरेंज। मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, जो था डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू MHF। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाली, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम की इक्वेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला जो है वो फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है। बेसिकली ये फार्मूला आया यहाँ पर, ये जो है वो आया कहाँ से, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज किया है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इस क्यू की जगह पर हम सिंपली ये रख देंगे MC डेल्टा T। तो ये फार्मूला किसका है, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो है डेल्टा क्यू की जगह पर हमने ये वाली चीजें रख दी हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मास मिल गया है, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, हमें फाइंड क्या करना है, M2। तो ये जो HF है यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये कहाँ आ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी, तो हमें M2 मिल जाएगा। अब क्या करना है, जब हमने फार्मूला रीअरेंज कर लिया है तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बन रहा है वो ये है। अब ये वाला फार्मूला जो है, प्रॉब्लम बेसिकली इस पे होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है।
M1 क्या है, ब्लॉक ऑफ जो है मतलब आयरन जिसका वजन क्या है 2 kg, वो हमने यहाँ पर 2 रख दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन ब्लॉक, तो आयरन ब्लॉक की बेसिकली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है 499.8। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है T1 आ रहा है, ठीक है, वो क्या है 650, और अपान में हमें क्या रख दिया है, हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो कांस्टेंट है वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, वो क्या है 336,000। तो यहाँ पर जब हम इसका सम करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा M2, मतलब जितनी आइस जो है वो मेल्ट हुई है। ठीक है, मतलब आइस जो है वो कितनी मेल्ट हुई है हमें वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आइस हमारी कितनी मेल्ट हुई है 1.93 kg। ठीक है, मतलब 1.5 से 2 किलो जो है हमारी आइस जो है वो मेल्ट हो गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो कोई बर्फ बेच रहा होगा उसके ही काम के हैं। ठीक है, और फिलहाल तो हमारे काम के हैं नहीं। चलते हैं भाई, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में बोल रहा है इन अ सर्टेन प्रोसेस 4 joule of heat are supplied to a system and at the same time 150 joule of work are done by the system. What is the increase in the internal energy of the system? ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको। चलिए मैं आपको डेटा में सब कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट में समझ नहीं आ रहा तो आपको अगर डेटा बनाना आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें पता है कि डेल्टा क्यू होता क्या, सप्लाइड एनर्जी होती है। तो हमने क्या किया, एनर्जी सप्लाई किया किसी न किसी सिस्टम को, वो कितने की 400 जूल। ठीक है, अब 400 जूल उस पर एनर्जी हमने खर्च की है और उसने हमें आउटपुट क्या दिया है, आउटपुट हमें जो दिया है मतलब जो वर्क उसने किया है वो कितना किया है 150 जूल। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। तो हमें यहाँ पर यूज क्या करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सप्लाइड एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी और यहाँ पर आ गया हमारा वर्क। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है, हमें करना है थोड़ा इक्वेशन को रीअरेंज और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पर ये जो डेल्टा हमें पूछ क्या रहा है, डेल्टा यू। तो यहाँ पर जो ये जो डेल्टा डब्ल्यू है इसको उठाकर ये यहाँ पर पॉजिटिव का है, यहाँ आ जाएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया वो होगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी जो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप सिर्फ और सिर्फ डेल्टा क्यू की वैल्यू रखें और जो है वो वर्क जितना हुआ है उसकी वैल्यू रखें। आपको जो है प्रॉब्लम का जो सॉल्व होगा उसका जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा इजीली। तो डेल्टा यू जो है हमारे पास वो कितनी है 250। ये तो बिल्कुल ही इजी सा सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं। बढ़ते हैं आगे, हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 8 है वो है, एक मिनट में पढ़ता हूँ, यहाँ पर बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8। हाँ, there is an increase of internal energy by 400 joules when 800 joules of work is done by a system. What is the amount of heat supplied during this process? ठीक है, आपको समझ आ गया। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। There is an increase of internal energy of 4000 joules when 8000 joules of work is done by a system. What is the amount of heat supplied during this system? ठीक है, तो बेसिकली हमें पूछ क्या रहा है, प्रॉब्लम नंबर 8 जो है हमारे पास उसमें हमें बोल रहा है कि कोई एक सिस्टम है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है 400 जूल 400 जूल, और उसका जो वर्क है वो वर्क उसने कितना किया है, वो कितना वर्क किया है, वो किया है 800 जूल। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है कि आपको उसने एनर्जी सप्लाई कितनी की है कि वो हमें 800 जूल जो है वो वर्क दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंपली से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सिंपल सा फार्मूला आपको पुट कर देना है, उसी में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये देखें डेल्टा यू
प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा क्यू हमें फाइंड करना है। जो हमें चीज फाइंड करनी होगी वो इक्वल के इस साइड होगी और स्क्वायर में कभी नहीं रखेंगे। अगर स्क्वायर में आ जाती है तो इसको अंडर रूट देकर खत्म कर देना है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर तो यूज नहीं होता, लेकिन कहाँ पर भी यूज होता है तो आप इसे फाइंड कर सकते हो। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी होती है लास्ट में उसके ऊपर स्क्वायर होता है, तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती है काइनेटिक एनर्जी में तो वेलोसिटी को आगे ले आएंगे। जैसे हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में किया था, उसके ऊपर स्क्वायर था तो हमने अंडर रूट दे दिया था बोथ साइड, और उसके बाद जो है हमने स्क्वायर और अंडर रूट को कैंसिल कर दिया था एक साइड पर, और दूसरी साइड पर अंडर रूट है अभी तक। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 1200 जूल। हमने एनर्जी सप्लाई कितने की 1200 जूल, और हमें वर्क कितना दिया है 800 जूल। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या कह रहा है, बोल रहा है अ हीट इंजन परफॉर्म्स 200 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज एफिशिएंसी ऑफ 20% फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। अब हमसे यहाँ पर दो पार्ट्स पूछ रहा है। ए में हमें बोल रहा है कि हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एंड बी में हमें पूछ रहा है हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड। ठीक है, तो मैं ये इसका जो प्रॉब्लम नंबर 9 है ये फिर से पढ़ रहा हूं। A heat engine performs 200 joule of work in each cycle and has efficiency of 20% for each cycle of an operation. ठीक है, अब हमारे पास जो है वो दो प्रॉब्लम हमसे पूछ रहा है। प्रॉब्लम नंबर ए, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उसने हीट एब्जॉर्ब कितनी की, एंड हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड, और उसने हीट जो है वो जाया कितने की। ठीक है, अब जो है अगर आपको मेरी स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो आप डेटा को देखें, डेटा में से आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखें, आपके पास जो है वो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी मतलब इंजन है एक, ठीक है, एक इंजन है, हीट इंजन है, उसको उसका जो वर्क है वो कितना है 200 जूल, और उसकी जो एफिशिएंसी है ईच साइकिल में वो कितनी है 20%। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये है हीट जो हमने उसको दी है। ठीक है, मतलब Q1 जो हमने उसको दिया है, और ये Q2 जो है मतलब वो जाया हुई है। मतलब हमसे पूछ रहे हैं कितनी हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, एंड कितनी हीट एक्सपेल्ड हुई है, मतलब कितनी हीट जो है वो इसने निकाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स होने वाले हैं। ठीक है, तो दो पार्ट्स में से जो है हमें पार्ट 1 जो है वो है E इज इक्वल्स टू, मतलब हमें एफिशिएंसी का जो है वो फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और एफिशिएंसी में आपको पिछली वीडियो में पढ़ा के आया हूँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, ये एफिशिएंसी है हमारे पास। एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो है आउटपुट अपॉन में इनपुट। ठीक है, अब एफिशिएंसी हमारे पास कितनी थी 20%, आउटपुट यानी वर्क हमारे पास कितना था, आउटपुट यानी वर्क। ठीक है, आउटपुट यानी वर्क हमारे पास कितना है 200 जूल, और हमें फाइंड क्या करना है बेसिकली Q1 जो हमने सप्लाई की है एनर्जी। ठीक है, जो हमने एनर्जी सप्लाई की है उसको, मतलब जो हमने एनर्जी उसको सप्लाई किया है उतने वो कितनी है। ठीक है, और ये 100 किसके लिए, ये 100 फॉर परसेंटेज, मतलब एफिशिएंसी की जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, आपको इस 100 ये 100 यहाँ पर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, इस 100 को आप यहाँ पर ले आए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ये हमने क्या किया कि इस 100 को लेकर आए यहाँ पर, तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से आएगी। ठीक है, अब करवाएंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम कराएंगे तो हमारे पास जो होगी फिर प्रॉब्लम की सूरत कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, 20Q1 इज इक्वल्स टू 20,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, बेसिकली फाइंड करना है हमें ओनली Q1। तो ये जो 20 है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो Q1 इज इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1000 जूल। तो बेसिकली इसने सिस्टम ने जो मतलब जिसकी एफिशिएंसी, एक इंजन है हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी जो है एक साइकिल में वो 20% है, तो उसने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो कितनी होगी 1000 जूल। उसके बाद इसका पार्ट बी है,
ठीक है। अब पार्ट बी में जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है, Q2 पूछ रहा है, कि मतलब इसने हीट जो है वो कितनी एक्सपेल्ड की। ये रहा हमारा पार्ट 2। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर पार्ट बी। ठीक है, तो डेल्टा W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो बेसिकली वर्क कितना था, 200 जूल, और जो सप्लाइड एनर्जी थी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी थी, वो कितनी थी, हमने अभी भी फाइंड किया, वो थी 1000 जूल। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, Q2 कि कितनी जो है वो एनर्जी इसने खार्ज की, एक्सपेल्ड की। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो 1000 है यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। तो 200 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू माइनस Q2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 800 इज इक्वल्स में माइनस का Q2। तो माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास जो Q2 आ जाएगा उसका जो आंसर होगा वो होगा 800 जूल। तो इसने जो 800 जूल है वो एक्सपेल्ड की है, यानी खार्ज किया, और यहाँ पर जो है वो मतलब जो 1200 जूल है इसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। 1200 जूल इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और 800 जूल जो है इसने वो एनर्जी खार्ज की है। तो टोटल हमने इसको एनर्जी सप्लाई कितनी की थी, 2000 जूल। उसके बाद जो है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10। यहां पर इसको थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 में हमें कह रहा है, अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वर्स एट टेम्परेचर ऑफ 25 सेंटीग्रेड एंड 300 सेंटीग्रेड। What is the maximum efficiency for this engine? ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है इंजन की एफिशिएंसी। तो हमें क्या दे रहा है, हमें टेम्परेचर दे रहा है, टेम्परेचर T1 और T2 दे रहा है, और हमसे पूछ क्या रहा है, एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो एफिशिएंसी का जो है बेसिकली टेम्परेचर क्या था, एक था T1 जो था हमारे पास वो है 300। ठीक है, 300 को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 573 केल्विन। और 25 को जो T2 है हमारे पास उसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 298। तो हमारे पास जो हमको फाइंड करना है वो है एफिशिएंसी फाइंड करनी है, और हमारे पास जो उसका सॉल्यूशन है वो देखते हैं। अब पहली बात तो ये आपको फाइंड करना है एफिशिएंसी का फार्मूला जो मैं आपको पढ़ा के आया हूँ। ठीक है, अब एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो है E इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इनटू 100। ये 100 किसके लिए, परसेंटेज फाइंड करने के लिए। ठीक है, परसेंटेज हम जब हमें फाइंड करनी हो तो हम 100 लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास है E इज इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया है, T2 की वैल्यू रख दी है और T1 की वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पर क्या है, T1 की वैल्यू 298 अपान में डिवाइडेड बाय 573 इंटू 100। तो हमारे पास क्या होगा, पहले इसको बंद कर देते हैं, पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स में बंद हो गई। ठीक है, अब जब ये ब्रैकेट्स में बंद हो गई तो पहले हमें काम क्या करना होगा, पहले हमें ब्रैकेट्स जो है वो सॉल्व करनी होगी। ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर ली, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें क्या होगा, करना होगा 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा E इज इक्वल्स टू 48%, यानी जो इंजन की एफिशिएंसी है वो कितनी होगी, 48%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द बुक। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11। द लो टेम्परेचर रिजर्वर ऑफ अ कार्नोट इंजन is at 7 centigrade, has an efficiency of 40%. It is desired to increase the efficiency to 50%. But by how much degrees the temperature of hot reservoir be increased? ठीक है, मतलब हमें इसमें जो है वो पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कि मतलब टेम्परेचर में कितनी जो है वो चेंज आई है। ठीक है, तो बेसिकली जो है यहाँ पर हमें एफिशिएंसी 2 दी गई हैं, और इसके जो है वो पार्ट्स कितने बनेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे। इसकी मैं एक दफा रीडिंग फिर से कर देता हूँ। द लो टेम्परेचर रिजर्वर माने एक रिजर्वर है जिसका जो है वो टेम्परेचर
लो है, वो किसका है, कार्नोट इंजन का है। वो टेम्परेचर जो लो है वो कितना है, 7 सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसके बाद जो है इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, टेम्परेचर कितना है 7 सेंटीग्रेड और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 40%। इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 50%। मतलब उसने अब क्या किया कि उसकी डिजायर है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसकी एफिशिएंसी जो है हम वो 100% मानते हैं क्योंकि वो आइडल इंजन है, ठीक है। बेसिकली 100% होती नहीं है रियल में। तो उसकी जो है वो अब एफिशिएंसी कितनी हो गई है, अपने मुताबिक हम उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ा रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, 50% कर रहे हैं। बाय हाउ मच डिग्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर बी इंक्रीज्ड। मतलब जो जिसका जो टेम्परेचर था पहले 7 सेंटीग्रेड था, अब कितना करेंट टेम्परेचर उसका, जो मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो 50% हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले उसका डेटा है। T2 हमारे पास क्या है, 7 सेंटीग्रेड। 7 सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 280, 280, ठीक है, केल्विन। तो एफिशिएंसी जो है हमारे पास E1 जो है हमारे पास वो है 40% और E2 जो है हमारे पास वो है 50%। और हमें क्या फाइंड करना है, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन है फॉर E1 के लिए, E2 हम फाइंड करेंगे, ठीक है, उसका वो पार्ट 2 है। E1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये इसका फार्मूला है एफिशिएंसी का। अब सिंपली करना क्या है, हमें करना है वैल्यू पुट, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे हम सिंपली, तो जैसे ही हमने ये वाला जो 100 है ये आकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, ये बात जहन में रख देनी है, ठीक है। तो 40% एफिशिएंसी E1, ठीक है। E1 जो है 40% एफिशिएंसी वो यहाँ पर मैंने रख दी है। उसके बाद जो 100 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आकर डिवाइड हो गया है, ठीक है। इज इक्वल्स के साइड यहाँ पर जो है T2 जो हमारे पास है वो क्या है, 280, और यहाँ पर 1 जो है वो माइनस में पड़ा हुआ है, 1 माइनस है, मतलब 1 जो है वो प्लस का है और माइनस 280 जो है वो हमारे पास माइनस का है, ठीक है। और T1 हमें जो है वो पहले फाइंड करना है, पहले T1 फाइंड करना है, उसके बाद जो है T1 डैश फाइंड करना है, और उसके बाद हम चलेंगे किस पर, चेंज इन टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, ठीक है। तो सिंपली 40 डिवाइडेड बाय 100, 40 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा 0.4 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये प्लस का है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये देखें, ये जो है 1 माइनस का यहाँ से हमने यहाँ बुला लिया है, ठीक है। तो अब जो है वो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 0.6 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू माइनस 280, और यहाँ पर नीचे हमारे पास क्या आ गया, T1, ठीक है। तो ये जो है माइनस माइनस में कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद जो हमारे पास है ये हमने थोड़ा सा फार्मूले को रिअरेंज कर लिया, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए T1। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है एफिशिएंसी की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि T1 को यहाँ ले जाएंगे और जो यहाँ पर 0.6 है इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। T1 इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय 0.6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा T1 का, T1 इज इक्वल्स टू 466.6 केल्विन, ठीक है। ये इसका जो है वो आंसर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं T1। और आगे चलकर हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब जो पार्ट 2 है इसका एफिशिएंसी नंबर 2, मतलब पहले जो है वो 40 थी, अब क्या एफिशिएंसी हो गई है, अब जो है वो एफिशिएंसी 50 हो गई है। तो अब इसका जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, T1 डैश कितना होगा, ठीक है। हमसे पूछ रहे ये रहा है कि अब जो है वो इसका टेम्परेचर कितना होगा, और उसके बाद टेम्परेचर में जो है वो चेंज कितनी आई। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी का फार्मूला। एफिशिएंसी का जो फार्मूला वो है, ये मैंने आपको बताया 1 माइनस T2 अपॉन T1, यहाँ पर T1 डैश है क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, T1 डैश फाइंड करना है, इनटू में 100 आ गया। अब 50 अपॉन, मतलब ये 50% एफिशिएंसी है, उसके बाद 100 जो है वो यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ आकर डिवाइड कर जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे, ये यहाँ पर देखें 50 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास ये 0.5 आंसर आ गया। ये यहाँ पर प्लस का था, यहाँ से मैंने यहाँ पर इसको बुला लिया है, ठीक है, ये माइनस का हो गया। तो 0.5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब 280, और अपान में क्या आ गया, डिवाइडेड बाय T1 डैश। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मतलब 0.5 माइनस 1, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, माइनस 0.5 इज इक्वल में क्या आ जाएगा इस साइड, माइनस 280 डिवाइडेड बाय T1 डैश। तो हमें करना क्या है, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था एफिशिएंसी नंबर 1 वाले पार्ट में, जहां पर इंजन की एफिशिएंसी क्या थी 40%, और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी क्या है 50%। तो ये वाला जो T1 है, T1 डैश, ये यहाँ चला जाएगा, और ये जो 0.5 है ये यहाँ चला आएगा। इनकी जो जगह है वो एक्सचेंज करवाएंगे हम। अब यहाँ पर T1 जो डैश है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, 280 डिवाइडेड बाय 0.5। तो सिंपल है, ये जो है इसका जो आंसर आ जाएगा T1 डैश का, वो होगा 560 केल्विन। ठीक है, ये है हमारे पास T1 डैश। अब हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर में चेंज कितनी आई कि उसकी एफिशिएंसी 40% से 50% में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास टेम्परेचर है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो चेंज इन टेम्परेचर का जो फार्मूला है वो है T1 डैश माइनस T1। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है हमें, जहाँ जो कोई भी चीज़ ग्रेटर होगी उसको इस जगह पर रख देना है। ठीक है, और उसमें से जो कम वाली चीज़ होगी वो माइनस करेंगे। सपोज कर लें यहाँ पर हमारे पास 100 है और हमारे पास 30 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो हमें ऐसे नहीं करना 30 माइनस 100, हमें करना है 100 माइनस 30, ताकि हमारे पास जो आंसर आए वो किस में आए, पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपली T1 डैश की वैल्यू पुट करेंगे और T1 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखें T1 डैश की जो है वो वैल्यू क्या है 560, और माइनस में जो है T1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 466.6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या होगा, मतलब चेंज इन टी कितना होगा, वो है चेंज इन टी इज इक्वल्स टू 93.4 केल्विन। ये हमारा है आंसर। और यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिक्स का, वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके आज प्रॉब्लम भी हो गए। कल हमने उसके जो है वो मतलब जितने भी फार्मूले हैं उसके 21 फार्मूले थे वो हमने लिखे थे, और आज जो है हमने इसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो कर दिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब 13 नवंबर को जो संडे के दिन जो टेस्ट हुआ था एमडीकेट का, उसमें जो है वो चैप्टर नंबर 1 से कितने क्वेश्चंस आए थे वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।